हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मिशन JYT 939 कंप्यूटर क्वेश्चंस पर बेस्ड। और आप जानते हैं आज इसका डे 4 है। डे 1, डे 2, डे 3 बहुत बढ़िया से हम लोग ने एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया, समझा। आज फिर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, उनके पीछे का लॉजिक समझेंगे और उन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, इसको भी देखेंगे। तैयार है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि JOIT का जो परफेक्ट बैच है ना, इससे बेहतर बैच नहीं हो सकता जो कंप्लीट जीरो टू हीरो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है बैच के अंदर कि एग्जाम में जाने से पहले आप खुद ही कह देंगे कि सिलेक्शन पक्का है इस बार। यानी जो कुछ नंबर से आपका सिलेक्शन रुक रहा था अभी तक, जो पेपर आपको बहुत टफ लग रहा था अभी तक, वो पेपर आपको आसान लगने लगेगा और काफी आसान लगने लगेगा इस बैच को ज्वाइन करने के बाद। बस आपको करना क्या है, जितनी भी वीडियोस यहां पर आपको दी जा रही हैं, अराउंड 60 प्लस वीडियोस, 60 प्लस आवर वीडियोस, 60 घंटे से ज्यादा की जो वीडियोस आपको दी जा रही हैं, इनको अच्छे से देख लेना है। मेरी आवाज को अपने कान तक पहुंचने देना है और फिर PDF की मदद से एक बार इसको रिवाइज कर लेना है। अगर आप ये एग्जाम तक कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो ये सफिशियंट है। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बाकी इस बैच में आपको PDF भी मिलेगी, वीडियोस भी मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, सारे MCQs मिलेंगे, वो भी JOIT पर्पस से। राइट? कैसे इनरोल होंगे आप इस बैच से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आप देखेंगे, आपको बाय लिंक मिल जाएगा। उस बाय लिंक पर जाकर आप इनरोल करिएगा। इनरोल करते समय, जो आप रजिस्टर करते समय जो ईमेल आईडी आप डालेंगे, उसी मेल आईडी पर आपको सारा स्टफ, यानी जितने भी वीडियोस होंगे along with the PDF, सब कुछ आपके मेल पर रहेंगे। और इसकी वैलिडिटी है दैट इज ऑफ 12 मंथ्स, एक साल की वैलिडिटी के साथ। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास आप लोग के लिए। हैव अ लुक। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग समझ रहे होंगे, कहीं ना कहीं देखा है आपने अभी हाल ही के एग्जाम में। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और आंसर मांगा गया था। तो सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। What will be the value returned by MS Excel formula convert 102, है ना, 12 नहीं है, 102 है, आप हिंदी वाले में देख सकते हैं। फिर दिया हुआ है इन और FT। क्या करना होता है कन्वर्ट में? देखो, कन्वर्ट फंक्शन खुद कह रहा होता है कि कन्वर्ट करो किसको किस में। तो यहां पर दिया है इंचेस को फुट में या फीट में, है ना। यही तो कह रहा है कि इंचेस में कितने फुट में या कितने फीट में यू कैन से कन्वर्ट करना है। यही बस आपको करना है। तो कन्वर्जन यहां पर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 फीट या 1 फुट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी इंचेस? 12 इंचेस। एक फुट में 12 इंचेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ आपको क्या करना था, इंचेस को फुट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना था। दैट्स इट। यानी 102 को 12 से डिवाइड करिए, जो भी नंबर गिवन हो उसको 12 से डिवाइड करिए, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगर आपने ये कर लिया होगा तो आपका आंसर करेक्ट आया होगा, दैट इज 8.5। देख लेते हैं एक बार। तो इन का मतलब यहां पर इंच से है और FT का मतलब फुट या फीट से है। तो 1 फुट इज इक्वल्स टू 12 इंच, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 इंच इज इक्वल्स टू 1/12 फुट। तो 102 इंच इज इक्वल्स टू 102 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 8.5। आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा इन एक्सेल शीट। सीरियल नंबर मार्क्स 162193842540624. What will be the value returned by Excel formula median B2 range B7? अब देखो इस क्वेश्चन में कितना बड़ा ब्लंडर है। यहां पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से डेटा को शो ही नहीं किया है। सीरियल नंबर और मार्क्स
यहां पर जरूर रहे हैं, लेकिन 1 और 6 ऐसे कैंडिडेट एग्जाम के प्रेशर में क्या इस क्वेश्चन को समझ पाएगा कि 1 2 3 4 5 6 ये सीरियल नंबर है? मतलब मजाक हो रहा है पेपर के साथ में, है ना? तो आप देखिए, ये लेवल है क्वेश्चन को फ्रेम करने का। क्वेश्चन बनाने वाले से सही से इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट भी नहीं किया गया। अब कैंडिडेट जल्दी में क्या समझेगा कि 16 है, 219 है, 38 है, 42 है, 540 है, 624 है। मतलब एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है, एक एक नंबर से रुकता है। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है ये वो कैंडिडेट समझ सकता है जो इतने सालों से इतना पैसा खर्च करके इतनी उम्मीदों से पढ़ रहा है कि सिलेक्शन होगा, है ना? और ऐसे लेवल का क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाता है एग्जाम में जो कि नेक्स्ट टू व्हाट यू से। तो यहां पे सीरियल नंबर और मार्क्स को लिखा जा सकता था वर्टिकल मैनर में ना, पता नहीं क्यों नहीं लिखा गया। चलिए फिलहाल, है ना, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। मैंने जब ये क्वेश्चन देखा, है ना, मैंने कहा कि ये किस लेवल का डिजाइन किया गया है क्वेश्चन। क्या कैंडिडेट को ये एक नजर में समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है? क्या सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 है? एग्री और नॉट? चलिए, तो यहां पर सीरियल नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6 और जो मार्क्स गिवन है वो है 6 19 8 2 40 24। अब आपसे पूछ रहा है कि मीडियन बताइए। देखिए, मीडियन फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, है ना? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी गिवन है आपको देखना है मीडियन के लिए क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर नहीं तो आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो मिड वैल्यू होगी, अगर मिड वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, जैसे अगर कोई 5 नंबर्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, तो आप जानते हैं कि उसमें तो मिड वैल्यू बहुत आराम से फाइंड आउट हो सकती है, क्योंकि 2 वैल्यू ऊपर की छोड़ दीजिए, 2 वैल्यू नीचे की छोड़ दीजिए, बीच वाली जो वैल्यू होगी वो मिड वैल्यू होगी। लेकिन अगर वो नंबर ऑफ डिजिट 6 है तो वहां पर आपको क्या करना होगा, 2 नंबर्स ऊपर के छोड़ने होंगे, 2 नीचे के, और 2 जो बीच में मिले आपको उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, तब आंसर आपका निकलेगा, है ना? नहीं समझ में आया? चलिए समझाते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर इसका था 13.5, है ना? ये कैसे आया जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम आउट करके देना चाहिए था, है ना? सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सीरियल नंबर है और ये आपके मार्क्स हैं, है ना? बस इतनी सी स्पेस चाहिए थी खाली। 6 19 8 2 40 और 24। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में आपको दिखाएं पुट करके, तो हमने दिखाया है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 13.5 आ रहा है ना? नंबर 1। अब ये कैसे आया जरा आप इसको समझिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो आपको गिवन होंगे मार्क्स, आपको क्या देखना है, क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। नहीं है यहां पर, तो सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कुछ इस तरीके से। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, मार्क्स आपने अरेंज कर लिए यहां पर, क्योंकि सीरियल नंबर से तो मतलब है नहीं, मेन मार्क्स से यहां पर मतलब है। तो आपने 2 6 8 19 24 और 40 इसको असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है इसका। तो मीडियन में अभी मैंने आपको क्या बताया, यहां पर 6 है, तो इसका मतलब 2 ऊपर छोड़ेंगे और 2 नीचे, तभी तो हमें बीच का मालूम चलेगा कौन सा नंबर है। तो बीच के नंबर हमें मिले 8 और 19। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 और 19 को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13.5। तो 8 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 13.5। अगर ये ऑलरेडी अरेंज होता, है ना, तो हमें ये अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपली 8 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2 आप कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था तो सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं मीडियन फंक्शन का यूज, कैसे इसका यूज करके आंसर निकालेंगे। गुड वन। अब जरा मीडियन के कॉन्सेप्ट को समझिए विद द हेल्प ऑफ थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, है ना, कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। तो यहां पर कह रहा है मीडियन 1 2 3 4 5, ठीक। अब आप इसका आंसर बताइए, क्योंकि आप देख, सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल है। अब इसका मीडियन का आंसर क्या होगा, 5 है, तो इसका मतलब 2 पहले के छोड़ दीजिए, 2 बाद के छोड़ दीजिए, बीच का जो नंबर है 3, है ना, दैट इज द आंसर, कुछ करना ही नहीं है। तो आंसर इसका क्या आ गया, 3।
नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है? बिल्कुल अरेंज है। मीडियन है, इसमें क्या करना होगा? 6 है, यानी 2 पहले के छोड़ने होंगे, 2 बाद के, और बीच के जो 2 मिल रहे हैं हमें 3 और 4, इसको प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये मीडियन आ गया, है ना, जैसे अभी हम लोग ने किया था। तो आंसर यहां पर क्या होगा? 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3.5। समझ में आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुड वन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में कौन सा वैलिड सेल का एड्रेस नहीं है? देखो अब यहां पर भी प्रिंट बहुत सही नहीं किया गया है, क्योंकि पहला ऑप्शन पता ही नहीं चल रहा है कि A रेंज 41 गिवन है या A रेंज A1 गिवन है। तो हम मान लेते हैं इसको 41 भी मान लेते हैं, क्योंकि 1 तो दिख रहा है हमें, है ना, A1 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, हमने कहा कुछ भी हो, लेकिन रेंज के फॉर्म में कभी भी सेल एड्रेस को मेंशन नहीं करते। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। बाकी आपके सब वैलिड हैं, लेकिन रेंज के फॉर्म में हम सेल के एड्रेस को कभी भी मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ सेल रेंज A10 टू D30 इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में A10 से D30 सेल रेंज में कितने सेल होंगे? बहुत आसान है इसको करना। सबसे पहले आप ये देखिए कि A10 से लेकर A30 तक कितने सेल होंगे। तो A10 से लेकर A30 तक जब आप काउंट करेंगे तो ये 21 सेल्स आपको मिलेंगे, राइट। ऊपर क्या दिया हुआ है? ABCD, ABCD मतलब 4, ABCD 4, तो 21 इंटू 4, है ना, ओरल आप कर सकते हैं, दैट इज 84 इज द करेक्ट आंसर। एक बार लिख के देख लेते हैं कैसे किया है। कॉलम्स कितने हैं? A10 से A30 तक 21, और टोटल कितने कॉलम्स यहां पर गिवन है, यानी अगर रोज की बात करें तो ABCD है जो कि 4 है, तो सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। वैसे तो आप A10 से A30 21, फिर ऐसे B10 से B30 अगेन 21, C10 से C30 अगेन 21, और D10 से D30 अगेन 21, तो ऐसे भी करके कर सकते हैं, तब भी 84 आएगा। या सिंपली, है ना, सही ट्रिक क्या है कि A10 से A30 निकाला, ABCD 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 84। समझ में आ गया? कर लेंगे इस तरीके से। करिए, बताइए। काउंट A1 रेंज D7, काउंट का मतलब क्या होता है? कितने सेल्स हैं, है ना, बताना है आपको। A1 से D7 तक कितने सेल्स होंगे, ओरली बताइए। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 कितने होंगे? 7। और कितने यहां पर गिवन है? A1 से A7 तक आपने निकाल लिया, 7 है। ABCD 4, तो 7 इंटू 4 28, दैट इज द करेक्ट वन। समझ में आया? तो ओरल आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। एक बार देख लीजिए कैसे हमने किया है। तो कॉलम्स क्या है? A1 से लेकर A7 तक कितने? 7। रोज कितनी है? ABCD दैट इज 4, तो 7 इंटू 4 दैट इज 28, है ना। जैसे भी आप करना चाहें, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, अ डैश की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल दैट इज प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इन अ डेटाबेस। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। डैश की में एक टेबल के एक या अधिक गुण शामिल हैं जो डेटाबेस में कुछ अन्य टेबल की प्राइमरी की है। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से कि कभी भी दो टेबल की बात हो और दो टेबल में एक जगह पर प्राइमरी की बात हो, तो यानी दूसरी जगह पर किसकी बात होगी? फॉरेन की, है ना। हमने एक शायद आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आपको याद होगा कि एक एम्प्लॉय था। अगर ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जब नहीं था, है ना, तब क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय दो डिपार्टमेंट में काम करता था, उसकी एम्प्लॉय आईडी जो थी वो दो जगह पर मेंशन थी। तो जब उसकी सैलरी आई तो दुगनी आ गई, क्योंकि सैलरी हमेशा प्राइमरी की मदद से आती है, और दो जगह उसकी एम्प्लॉय आईडी मेंशन थी जो कि उसकी प्राइमरी की थी, तो डबल सैलरी आ गई। उसको तो बड़ा मजा आ गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लॉस हो गया। इसलिए जो कॉन्सेप्ट आया वो आया फॉरेन की का। यानी अगर एक एम्प्लॉय सपोज करिए दो जगह पर काम कर रहा है, दो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो जिस डिपार्टमेंट में उसका जो
प्राइमरी रोल है ना, वो प्राइमरी की होगी, वहां पर उसकी एम्प्लॉय आईडी। लेकिन जहां पर वो टेम्परेरी काम कर रहा है ना, जहां पर वो आप कह सकते हैं कि कंटिजेंसी में काम कर रहा है ना, आवश्यकता पड़ने पर ही काम कर रहा है, एज पर दी रिक्वायरमेंट काम कर रहा है, तो वहां पर उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या होगी, फॉरेन की होगी। तो इसलिए जब भी एक से ज्यादा टेबल की बात होगी तो पहली जगह पर उसकी जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो प्राइमरी की होगी, और दूसरे टेबल में होगी वो उसकी क्या होगी, फॉरेन की होगी। अब क्या हुआ, अब अगर जब सैलरी आई तो प्राइमरी की के अकॉर्डिंग ही आएगी। अब जितनी भी जगह वो एम्प्लॉय काम करे है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन डिपार्टमेंट में उसकी प्राइमरी की है और उसी के अकॉर्डिंग सैलरी उसकी आने वाली है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन नंबर इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम। आसान सा क्वेश्चन था, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, और हमने आपको बताया है कि इस केस में आपको क्या करना है, ओरली करना है। 1 2 4 8 16 32 64 128 इस तरीके से आपको डबल करते हुए चलना है, और जहां जीरो है उसको छोड़ दीजिए, बस वन वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। है ना, यही तरीका हमने आपको समझाया है ओरली में, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। करेक्ट आंसर क्या आ गया, 170 आ गया है ना। एक बार देख लीजिए इस तरीके को। तो सबसे पहले आपने नंबर लिखा बाइनरी में, कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। अब जो नंबर है ना, उसके आपने इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिमाग में सोचा कि ये नंबर आपका गिवन है, फिर आपको इसके नीचे 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 4 8 डबल करते हुए चलना है, 1 2 4 8 16 32 64 128। ये कैसे आया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, है ना, ऐसे। लेकिन ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्टली 1 से लीजिए और डबल करते हुए चलिए। अब जहां 0 है उसको कैंसिल कर दीजिए, और जहां पर नंबर है ना, उसके जहां 1 है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप कैंसिल करते हुए चलेंगे तो जीरो वाले प्लेसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, हाँ दैट इज जीरो। तो अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 128 32 82 इज इक्वल्स टू 170, दैट इज द करेक्ट। तो ये तो बहुत आसान था, कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है ना, और हमने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझाई थी, याद करिए अगर आपको पता हो तो। What will be the representation of -25 in 2's complement form? तो हमने इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगर कभी भी निगेटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो पहला तरीका तो ये है, -25 का 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला जा सकता, तो सबसे पहले इसको आप +25 में कन्वर्ट करेंगे। +25 को आपको क्या करना है, +25 का बाइनरी नंबर आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। सबसे पहले +25 का बाइनरी नंबर लिखा आपने, जो नंबर आया उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर उसमें +1 कर दिया। तो ये 3 स्टेप में प्रोसेस था, जिसमें हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, है ना। उसी को अप्लाई करते हैं यहां पर, देखते हैं, और इस प्रोसेस को बहुत छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, -25 गिवन है, आपको 1 2 4 8 16 32 यही सीक्वेंस लिखना है, और ये सीक्वेंस तब तक लिखना है जब तक जो दिया हुआ नंबर है उससे बड़ा नंबर नहीं आ जाता। इसका मतलब 1 2 4 8 16 छोटा है, 32 है ना, ये 25 से बड़ा है। तो ये आपको सबसे पहले सीक्वेंस लिखना है। देखिएगा, ये सीक्वेंस आपने लिखा, 25 से ज्यादा होना चाहिए 32। अब आपको क्या करना है, ये जो 32 है, क्योंकि माइनस में क्या रहा है 25, तो आपको 32 माइनस में ले लेना है, माइनस का 32। अब सोचना है कि माइनस के 32 में क्या प्लस करेंगे कि 25 आ जाएगा। तो आप 32 में से 25 माइनस भी कर सकते हैं, तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो -32 + 7 लिख देंगे। ठीक समझ में आ गया यहां तक, -32 + 7 आपने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, -32 की जगह पर 1 लिख दीजिए। क्या करेंगे, इसकी जगह पर 1 लिख देंगे, और 7 को ऊपर वाले नंबर्स में देखिएगा कि किसको जोड़ने पर 7 आएगा। जो पहली लाइन हमने लिखी है 32 को तो हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो 32 को भूल जाइए। 16 8 4 2 1 ये बचा पहली लाइन में।
इसमें से किसको जोड़ें कि 7 आ जाए? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, 4 2 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब 16 की जगह पर 0, 8 की जगह पर 0, 4 2 1 की जगह पर 1 1 1। समझ में आया? दैट इज योर आंसर। अब देखो, लेकिन यहां पर अभी कहानी में क्या है, ट्विस्ट है, जरा समझिएगा। यहां पर जो आपका आंसर आया वो क्या है, 100 111 आया है ना, हाँ अब देखो इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है। अब आप कहेंगे कि सर आपका आंसर जो आया है वो आया है 100 111, लेकिन ये तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। देखो माइनस के केस में आप कितने भी 1 ऐड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। तो 100 111 देखिए आपको मिल रहा है, और यहां पर 2 1 एडिशनल यहां पर लगे हुए हैं, यानी दैट इज इक्विवेलेंट टू 0, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो माइनस के केस में आप लेफ्ट हैंड साइड पर जितने चाहें उतने 1 ऐड कर सकते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप देखिए 111 00 111, दैट इज द करेक्ट वन। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझो, समझ में आ गया है फिर भी समझो। सबसे पहले हमने क्या किया, -25 गिवन है, उसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला तरीका 25 से ज्यादा होना चाहिए डबल करते समय, तो 1 2 4 8 16 32। अब जो हमने एडिशनल लिया है उसमें माइनस कर देंगे, यानी माइनस का 32 कर दिया, बचा क्या हमारे पास, 16 8 4 2 1, है ना, ये बचा। अब हमें ये देखना है कि -32 में क्या प्लस करें कि 25 आ जाए। तो आपने कहा तो बहुत सिंपल है, 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आपने -32 + 7 लिखा। अब -32 की जगह पर आपने 1 किया, और 7 आपने ऊपर देखा 16 8 4 2 1, इसमें किसको जोड़ें कि 7 आ जाए। तो आपने कहा 4 2 1 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो यानी 4 2 1 में 1 1 लिखा, और बाकी 16 8 की जगह पर 0 लिखा। तो 100 111, दैट इज द करेक्ट वन। और अब आप कितने भी 1 ऐड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एज यू विश। तो आपको बस कंपेयर करना है अपने आंसर के साथ। समझ में आया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन होगा तो अब दूर हो जाएगा। करिए, फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर माइनस का 23। बताइए, सेम प्रोसेस, 1 2 4 8 16 32, है ना, 23 से ज्यादा होना चाहिए, तो अगेन 32 तक आएगा, है ना, स्टेप नंबर 1। समझ में आया? अब इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, माइनस का 32 करेंगे, और प्लस, यानी 32 को 23 से माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि प्लस में क्या लिखें, है ना, कि हमारा क्या आ जाए, माइनस का 23 आ जाए। तो माइनस का 32 प्लस का 9 करने पर 23 आ जाएगा, ये हम जानते हैं। -32 की जगह पर 1 लिखेंगे, और 16 8 4 2 1 में किसको ऐड करें कि 9 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब कि 16 की जगह पर 0, 8 की जगह पर 1, 4 की जगह पर 0, 2 की जगह पर 0, और 1 की जगह पर 1, कुछ इस तरीके से। तो -32 की जगह पर क्या आया, 1, और बाकी 0 1 0 0 1। समझ में आया? तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप कितने भी 1 ऐड करें, है ना, ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, कितने बिट्स में वहां रिप्रेजेंट किया गया है उतने बिट्स में हम इसको 1 ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? आसान है। अब अगर समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन करना है आपको, फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर माइनस का 47, और इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखते हैं आप में से कितने लोग इसका आंसर बिल्कुल सही बताते हैं। माइनस का 47 टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए इसका तरीका एक और भी है निकालने का, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसमें 3 स्टेजेस हो जाती हैं, क्योंकि उसमें -47 का +47 करके बाइनरी नंबर निकालेंगे आप, फिर उसके बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसको रिवर्स करके, और फिर उसको 1 आप ऐड करेंगे, तब आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। वो तरीका भी बेस्ट है ना, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी है, उससे गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन इस टेक्निक के साथ गलत होने के चांसेस बिल्कुल नल है, 0 है। समझ में आ गया?
तो आई होप सो कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाए हैं, है ना, वो आपको समझ में आए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो कमेंट है उसका रिप्लाई करें। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, बाकी रिवाइज जरूर करते रहिएगा। जितने भी सेशन आप देख चुके हैं, है ना, उसको रिवाइज करिए, एक जगह पर सारे कॉन्सेप्ट को लिखना शुरू करिए, ताकि एग्जाम के समय पर हमें बार बार वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट ना हो। अपने नोट्स को देखिए, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग रिवीजन करिए। क्वेश्चन अपने मन से सोचिए, उसके आंसर को फ्रेम आउट करने की कोशिश करिए, है ना। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको पहले से ही लग चुका होगा कि आप तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करके ही मानेंगे। पेपर जितना भी टफ बना लेंगे लोग, है ना, लेकिन वो टफ बना नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको सब कुछ आता होगा। ऐसी ही तैयारी आपको करनी है, ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर तैयारी बहुत अच्छी होगी, हमेशा कंपिटिटिव लेवल एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब में एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको दूसरे से अच्छा परफॉर्म करना है। अपना तो 100% आपको देना ही देना है, लेकिन दूसरों से अच्छा आपको परफॉर्म करना है। इसका मतलब कि देखिए, लेवल सबका एक जैसा है, आप सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ का सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं। तो वो डिसीजन आपको सही लेना है, वो तैयारी की स्ट्रेटजी आपको सही अपनानी है, जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाए, है ना। बाकी सब देखिए चीजें बेकार हैं, कुछ सोचने से फायदा नहीं कि लेवल क्या है, कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना, ये सब बिल्कुल मत सोचिए। सिर्फ अपना बेस्ट दीजिए और दूसरे से बेस्ट देने की कोशिश करिए। ये दो अगर माइंड में आपकी बातें रहेंगी तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, है ना। और मुझे बताइएगा लिखकर कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा, कि आप सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपने अगर सोच लिया कि आपका सिलेक्शन होगा तो आपका सिलेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।